नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आदिकाल के रासो साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने सिद्ध साहित्य को पूरा पढ़ के समाप्त कर लिया था। आज हम रासो साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। रासो साहित्य आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जो साहित्य लिखा गया उसे ही रासो या चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है। रासो शब्द की उत्पत्ति गारसदे तासी ने राजसूय यज्ञ से मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन या रसायन से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, चंद्रबली पांडे, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासक छंद से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। श्यामल दास काशी प्रसाद जायसवाल ने रेशे शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। हरप्रसाद शास्त्री, बिंदेश्वर पाठक ने राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासव शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। डॉक्टर बच्चन सिंह व नंदुलारे वाजपेयी ने राज शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और सर्वमान्य मत जो कि रासक छंद से रासो साहित्य की उत्पत्ति मानी जाती है और ये सर्वमान्य मत है, याद रखिएगा दोस्तों। रासक छंद इस छंद में 29 मात्राएं होती है। रासो साहित्य की विशेषता ये मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया है। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। युद्ध का सजीव वर्णन किया गया है और डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। डिंगल शैली अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा को डिंगल शैली के नाम से जाना जाता है। इस रचना शैली में कठोर कर्कश पदावली का प्रयोग किया जाता है और इस शैली का जो रस है वो भी रस माना जाता है। पिंगल शैली अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा को पिंगल शैली के नाम से जाना जाता है। इस रचना शैली में कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया जाता है और इस शैली का रस श्रृंगार रस है। अधिकांश रचनाएं अर्ध प्रमाणिक मानी जाती है। संकुचित राष्ट्रीय भावना का प्रयोग हुआ है। इसमें वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। लोक जीवन का अभाव है इसमें और तात्कालीन सामंत जीवन की झलक देखने को मिलती है। रासो साहित्य में प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। छंदों का वैविध्य देखने को मिलता है। रासो साहित्य के बारे में प्रमुख कथन। जैन रास साहित्य मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु यही रासो साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है ये युद्ध और शौर्य ताना है और विलास बाना है। इन्हीं ताने बाने से रासो बुना गया है। इसकी बुनावट को समझना रासो को समझना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। साहित्य की प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह पृथ्वीराज रासो वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, किंतु उनके विषय वस्तु जैन रास ग्रंथों से भिन्न है। डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द के होते होते रासो हो गया। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जिस प्रकार विलास नाम देकर चरित काव्य लिखे गए, रूपक नाम देकर चरित काव्य लिखे गए, प्रकाश नाम देकर चरित काव्य लिखे गए, उसी प्रकार रासो या रास नाम देकर भी चरित काव्य लिखे गए। आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। अब देखते हैं दोस्तों रासो शब्द की प्रमुख रचनाएं तथा उनके लेखक या रचनाकार। खुमान रासो, इसके लेखक या रचनाकार दलपति विजय हैं। इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और सर्वमान्य मत भी यही है। नोट मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचनाकाल 17वीं शताब्दी माना है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इस रचना को दलपत विजय की न मानकर किसी अज्ञात नामा भाट कवि की रचना माना है। विशेष तथ्य, इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य
लड़े गए 24 युद्धों का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासनकाल 869 विक्रम संवत से 893 विक्रम संवत तक माना गया है एवं इसके द्वारा कुल 24 युद्ध लड़े गए। इस रचना में विभिन्न राजाओं की प्रशंसा, युद्ध वर्णन, षड ऋतु विस्तृत रूप का वर्णन मिलता है। इस रचना में कुल 5000 छंद है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस रचना में कुल 5000 छंद है। उनमें खुमान नामक तीन राजाओं की वीरता का वर्णन है। खुमान प्रथम, जिसका समय 810 विक्रम संवत से 865 है। खुमान द्वितीय का समय 870 विक्रम संवत से 900 विक्रम संवत है। और खुमान तृतीय, जिसका समय 965 विक्रम संवत से 1990 विक्रम संवत है। अगली रचना है विजयपाल रासो। ये वीर गीत काव्य है। रचना काल इसके नरसिंह भाट है और इसका रचना काल 16वीं शताब्दी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, और सर्वमान्य मत भी यही है मिश्र बंधुओं के अनुसार 1298 ईस्वी। और विशेष तथ्य, ये ग्रंथ मूलतः अपभ्रंश में रचित है, अतः इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है। इसमें केवल 42 छंद है। इसमें विजयगढ़ करौली के राजा विजयपाल और पंग राजा के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। अगली रचना है पृथ्वीराज रासो, और मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है दोस्तों, याद रखिएगा ये रचना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके रचनाकार चंद्रबरदाई है, जो पृथ्वीराज के मित्र व राजदरबारी कवि है। और इसका रचनाकाल 1193 ईस्वी 1168 ईस्वी शुक्ल के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र ये समय पृथ्वीराज का मानते हैं। काव्य श्रेणी ये एक महाकाव्य है। इसमें कुल सर्ग 69 है। मुख्य सर्ग कई मासवद है और सबसे बड़ा सर्ग कवच युद्ध है। इस रचना में सर्ग को समय कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। यह माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो के 61 सर्ग चंद्रबरदाई ने लिखे तथा बाकी के 8 सर्ग उनके पुत्र जयललित ने पूर्ण किए। और इसमें कुल 68 छंद का प्रयोग किया गया, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। नायक इसके पृथ्वीराज है, जो कि धीरोदास श्रेणी के नायक है। नायिका संयोगिता मुग्धा श्रेणी की नायिका है। और भाषा इसकी डिंगल है। वर्ण विषय विभिन्न युद्धों विवाहों का वर्णन, षड ऋतु वर्णन, नायिकाओं का नक्शिक वर्णन। और पृथ्वीराज रासो के निम्नलिखित 4 रूपांतरण उपलब्ध है। वृद्ध रूपांतरण, इसमें 16,300 छंद है तथा 69 समय इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। और इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा रूपांतरण है मध्य रूपांतरण, जिसमें 7,000 छंद है। इसकी प्रति बीकानेर एवं अबहोर में सुरक्षित है। तीसरा रूपांतरण लघु रूपांतरण, इसमें 3500 छंद है और 19 सर्ग है। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। लघुतम रूपांतरण, जिसमें 1300 छंद है, इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मूल पृथ्वीराज रासो माना है। और इसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है। कथा, इस महाकाव्य में अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान एवं कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम विवाह की मुख्य कथा के साथ साथ पृथ्वीराज द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन है। सामान्यतः महाकाव्य को सर्गों में विभाजित किया जाता है, परंतु चंद्रबरदाई ने इस महाकाव्य को सर्गों में विभाजित न करके समय में विभाजित किया है। इस रचना के प्रामाणिकता के संबंध में 3 मत माने जाते हैं। प्रामाणिक मानने वाले प्रमुख कवि कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने इस रचना को प्रामाणिक माना है। और मिश्र बंधु डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, दशरथ शर्मा, मथुरा प्रसाद दीक्षित, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवोद, इन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना माना है। और पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानने वाले प्रमुख कवि है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, अगरचंद नाटा। और अप्रमाणिक रचना मानने वाले प्रमुख कवि है रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास,
गौरी श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुल्लर, जो कि डॉक्टर बुल्लर सर्वप्रथम प्रामाणिक रचना मानने वाले कवि है, मुंशी देवी प्रसाद, मुरारी दास, मोतीलाल मेनारिया आदि। विशेष तथ्य, आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को अर्थ प्रमाणिक मानते हुए इसे सुख सुख की संवाद के कर पुकारा है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये बिंदु। और दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप जो भी नेट JRF TGT PGT व RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो क्लास को पूरी देखिएगा। इस रचना की व्याख्या कर्नल जे स्टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में दी गई है। कर्नल जे स्टोड ने इस रचना के एक भाग को संयोगता व्यम के नाम से प्रकाशित करवाया है। भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था ही नहीं है। शुक्ल जी का कथन है पृथ्वीराज रासों के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश मात्र के कर पुकारा है। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। बच्चन सिंह ने इसे राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहकर पुकारा है। अगली रचना हमारी बिसल देव रासो, जिसके लेखक है नरपति नाल उपाधि, इनको कविराज भी कहा जाता है। रचना काल 1155 ईस्वी और विक्रम संवत में देखे तो 1212 विक्रम संवत। भाषा इसकी राजस्थानी है। रस श्रृंगार रस के संयोग तथा वियोग का मर्म स्मर्शी व चित्रण हुआ है इसमें। काव्य रूप ये गेय काव्य है और इसमें कुल 128 छंद है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो बिसल देव रासो है इसमें कुल कितने छंद है, तो कितने हैं 128। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसकी प्रति का संपादन किया है। 1272 मजकारी जेठ बंदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरम सारण टूटी ब्रह्म कुमारी, ये बिसल देव के बारे में कथन है। और इसी के कुछ इतिहासकार यहाँ 1272 का अर्थ विक्रम संवत 1272 मानते हैं, परंतु ज़्यादातर विद्वान ने इसका समय विक्रम संवत 1212 को ही स्वीकार किया है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इस रचना का समय 16वीं शताब्दी माना है और इसके लेखक नरपति नाल जो कि गुजराती कवि को माना है। राय बहादुर व पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस रचना को आमिर के समय की माना है। इसके नायक अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय भी विग्रहराज चतुर भी कहते हैं, जिनको मालवा नायिका है मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती। इस रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया है। प्रथम खंड में राजमती व बिसल देव तृतीय की विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग्य से बिसल देव का राजमती से लौटकर उड़ीसा चले जाने और 12 महीनों तक प्रवास का वर्णन है। तृतीय खंड में राजमती की वीरे का वर्णन है। चतुर्थ खंड में बिसल देव राजमती के पुनर्मिलन का वर्णन है। विशेष तथ्य, इस रचना में पिंगल शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी रचना में देखने को मिलता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये बिंदु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिसल देव रासो को वीर गीत की प्रथम रचना मानते। इस रचना में सर्वत्र वर्तमान काल की क्रियाओं का वर्णन हुआ है। ये काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने योग्य रचा गया है। इसमें साहित्य भाषा का प्रयोग न होकर राजस्थानी ब्रज एवं मध्य देश की भाषा का प्रयोग हुआ है। ये श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है। चर्चित पंक्ति है अस्त्रीय जन्म का ही दिया विधाता अवर जन्म धारी धना ये तेसा। कथन है संदेश रासक की तरह बिसल देव रासो एक गेय काव्य है। फर्क यह है कि रासों में कुछ घटनाएं भी जुड़ गई है, जबकि रासक में घटनाएं नहीं जुड़ी है। बच्चन सिंह का कथन है
अगली रचना है परमाल रासो, जिसके कवि है जगनीक। रचना काल विक्रम संवत 1230 ईस्वी में देखे तो 1137 ईस्वी, 13वीं शताब्दी। कथानक कालिंजर के शासक परमार देव परमाल के दो सेनापति आला व उदल की वीरता का वर्णन। ये दोनों महोबा के रहने वाले थे। विशेष तथ्य है, उत्तर प्रदेश में परमाल रासो को आला या आलाखंड के नाम से जाना जाता है। ये गीत तथा मुक्तक काव्य, इसमें कुल 23 छंद अध्याय है। जगनीक कालिंजर के चंदेल वंशीय राजा परमारदी देव का दरबारी कवि था। सबसे पहले इसे जगनीक ने लिखा और स्वर्ग सिधार गए। ये रचना लुप्त हो गई। ये रचना बुंदेलखंड के लोगों द्वारा गाई जाती है। बुंदेलखंड, महोबा और भैंसवाड़ा इस रचना के मुख्य केंद्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। इस रचना में लिखे गए पद वर्षा ऋतु, विशेषतः आषाढ़ व सावन मास में गाए जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को पृथ्वीराज रासों की तरह अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इस रचना के पदों को संकलित कर इसका प्रकाशन सबसे पहले फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आलाखंड के नाम से करवाया है। आलाखंड के नाम से करवाया है। इसके बाद इस रचना का अंग्रेजी में अनुवाद वाटरफील्ड ने किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 1920 में इसका प्रकाशन परमाल रासो नाम से नागरिक प्रचारणी सभा काशी से करवाया है। इसमें बनाकरों की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। यह ग्रंथ बनाफरी में रचित है। चर्चित पंक्ति है, 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 सत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, याद रखिएगा। अगली रचना है हमीर रासो। रचना काल सारंगधर। वर्तमान में ये रचना उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के 8 पद मिले थे। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर नामक विद्वान द्वारा रचित रचना है। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, बब्बर, जज्जल इन 4 कवियों द्वारा रचित पदों का संकलन किया गया है। इस रचना में 8 बड़े छंद तथा 23 छोटे छंद है। अभ्रंश काव्य की अंतिम रचना मानी जाती है। कथानक, इस रचना में रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध 1303 ईस्वी के आसपास हुआ था। 9 मुसलमान मोहम्मद शाह केबरू को शासक हमीर ने शरण दी थी। खिलजी ने इसे मांगा तो हमीर ने मना कर दिया, इसलिए खिलजी व हमीर के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में खिलजी की विजय हुई और हमीर मारा गया। विशेष तथ्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द हमीर का अभ्रंश रूप माना जाता है। ये शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण रूप है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस रचना से अभ्रंश रचनाओं एवं रासो रचनाओं की समाप्ति माना है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।